नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार मीणा और मैं वीएन के हब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने जो कल या पिछले वीडियो में हमने जो अभिक्रिया पढ़ी थी वो संयोजन अभिक्रिया थी। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में जो सेकंड अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एकल जो अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, जबकि संयोजन में क्या होता है? ठीक उल्टा होता है इसका, कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो मिलते हैं और एकल अभिकारक बना देते हैं। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये सामान्यतः तीन प्रकार की हो सकती है, जिसमें मुख्य जो तीन बातें होती हैं, पहला है उष्मीय वियोजन, दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, तीसरा है वैद्युत अपघटनीय। तो कुल मिला के अपनी मारवाड़ी भाषा में अगर बात करें बच्चों, कि मारवाड़ी भाषा में सीधा सीधा सा अपना हिसाब पड़ा है कि भाई आजकल को जमानो है को है कि बाया ने एक जगह कौन बैठवा दी। अब बाया ने एक जगह कौन बैठवा दी तो के अंदर भी वही चीज है। अब यह वियोजन वियोजन को मतलब बंटवारो कर दे। इक अंदर तीन आदमी है कहीं जो बड़ा इस हिसाब से काम करे हैं कि वो एक अभिकारक ने या तीन बयान है या दो बयान है कि चार बयान है कि पांच बयान है एक जगह बैठ न कौन दी, एक घर में कौन रह दी, बन की बन ले के कर दी, न्यारा न्यारा कर दी, बन का टुकड़ा कर दी। तो पहलो जो आदमी है वो है उष्मीय उष्मा। उष्मा के करे उष्मा वियोजन, उष्मा की उपस्थिति में वियोजन, यानी उष्मा आ जाए बीच में और बाया ने दो या चार भागा में बांट दी, तीन भागा में बांट दी। तो पहला जो उदाहरण है वो है फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड का बनना। तो फेरस सल्फेट FeSO4 ये आता है सॉलिड फेम में, और इसको जब उष्मा की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है या इसको ताप दिया जाता है तो ये क्या बना देता है? Fe2O3 बना देता है, फेरिक ऑक्साइड बना देता है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड बना देता है, और साथ में सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है कि फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है किसकी उपस्थिति में? उष्मा की उपस्थिति में। एक से तीन बन गई, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गया, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन कहते हैं। और उष्मा की उपस्थिति में हुआ तो उसे कह देते हैं उष्मीय वियोजन। सेकंड उष्मीय वियोजन का एक दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। और खास बात तो ये कि चूना पत्थर का और संगमरमर का जो सूत्र होता है वो दोनों एक ही होता है। संगमरमर का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब इनके बीच में भी क्या आ जाती है? उष्मा आ जाती है, और उष्मा की उपस्थिति में ये क्या होता है? अपने घटकों में टूट जाता है। अपने घटकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, और साथ में क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और कुल मिला के इस प्रकार ये दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाता है। इसके बाद आता है लेड नाइट्रेट। अब यहाँ लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों को याद नहीं रहता, बट याद सारी चीजें याद रहती भी नहीं है, कुछ चीजों को हमें समझना चाहिए। कि जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनता कैसे है उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आ गया तो हम सीख लेते हैं कि लेड का जो संयोजकता होती है वो 2+ होती है, और नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3-। अब ये एक जो है वो एक लेड पे आ जाएगा तो इस पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ ये दो है तो ये दो दोनों से क्रिया करेगा, तो NO3 को हम क्या लिख देते हैं? कोष्टक में लिख देते हैं और बाहर लिख देते हैं 2। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? लेड नाइट्रेट का। अब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं या इसका वियोजन करवाते हैं, तापन करते हैं, तो ये अपने घटकों में क्या होता है? टूट जाता है और एक भूरे रंग की गैस का निर्माण करता है। ये प्रश्न बनता है बेटा कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है या उसका तापन किया जाता है तो एक भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है, उसका नाम क्या है? PbO, लेड ऑक्साइड बन गया सॉलिड फेम में। और इसके बाद बन जाता है नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है ऑक्सीजन। तो जो भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड होती है। तो याद रखने वाली बात क्या होती है कि वियोजन के अंदर एकल जो अभिकारक होता है दो या दो से अधिक में टूट जाता है। ये जो वियोजन होता है कई प्रकार का होता है, जिसमें हमने ऊष्मा के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया। अब आती है बात प्रकाशीय वियोजन की। प्रकाशीय वियोजन को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सूर्य का याद रखना पड़ता है। तो सूर्य का याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है, सेकंड जो रिएक्शन है वो क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन। ऐसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब AgCl2 होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, वो अपने घटकों में टूट जाता है। क्या होता है, अपने घटकों में टूट जाता है। मतलब जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड था वो धूसर रंग का हो जाता है। धूसर, चांदी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, धूसर होता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है। सेकंड इसी का एक और एग्जांपल होता है AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, अपने घटकों में टूट जाता है। तो कुल मिला के अगर प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है तो उसको कह देते हैं प्रकाशीय वियोजन, और अगर ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऊष्मीय वियोजन। तो कुल मिला के बच्चों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, वियोजन तीन प्रकार का हो सकता है, जिसमें ऊष्मीय वियोजन। एग्जाम्पल आपको कम से कम दो देने हैं। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यही चीज बोर्ड के अंदर वो अपनी गलती को दोहरा देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। आपको कम से कम कितने एग्जाम्पल याद रखने, दो रखने हैं, कम से कम दो। वियोजन की मैं आपको तीन बता रहा हूं, ऊष्मा की मैंने बता दिए तीन, प्रकाशीय की बता दिए दो, और एक विद्युत अपघटन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें बड़ा क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का आपका प्रश्न आ सकता है, या केवल डायग्राम भी आ सकता है। तो उसके लिए हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात होती है कि प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में, ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। याद रखना है आपको कि सभी पदार्थों की अवस्थाएं दर्शानी है, समीकरण क्या होता है, संतुलित लिखना चाहिए, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे अपना प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पूरे से पूरे नंबर आ सकें। और आप मेरा पढ़ाया हुआ जिस तरीके से मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, अगर उस तरीके से आप बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो आशा करता हूँ आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, एग्जामिनर आपका कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।